वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, फटाफट से आ जाइए क्योंकि आज का जो सेशन है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग एक ही क्लास में पूरा आपका संपूर्ण कला विद्यालय को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है? और आपको बता दें, ये जितने भी फैक्ट आपको बन रहे हैं ना आज के इस क्लास से, सारे के सारे फैक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आप लोग जब एग्जाम हॉल में होंगे ना तो इस वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वो टॉपिक होता है ना कि जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन को उठाता ही उठाता है। ठीक? तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे और फिर इसके बाद जितने भी इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज भी हम आपको अलग से एक मैराथन में करवाएंगे। ठीक है? तो अभी आज का जो हमारा काम है वो सारे मतलब संपूर्ण कला विद्यालय को पढ़ना आज अपना काम है। तो सभी लोग आ जाइए फटाफट से और इस वीडियो को, इस क्लास को सभी तक एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ सके, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास ज्यादा। बिल्कुल से यूं उड़ते उड़ते टाइम उड़ जाएगा और आपके पास केवल हाथ में पेपर ही आने वाला है, एग्जाम वाला। ठीक है? तो जल्दी से इस टाइम को यूं ही ना उड़ाइए, सीधे अपना पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए। कुछ ही दिन है, कुछ दिन की ही थोड़ी सी लगन कर लीजिए अपने मन में, फिर आपकी सीट एक पक्की हो जाएगी। ठीक है? तो चलिए एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी तक। और देखो आज हमें क्या पढ़ना है, टॉपिक तो आपको बता ही दिया है, कला विद्यालय आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एकदम दनादन तरीके से। और लास्ट में ध्यान से सुनिए, लास्ट में जब ये क्लास एंड हो जाए, लास्ट में आप सभी का कमेंट आना चाहिए। हमें आज सभी का कमेंट देखना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम आपको टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे हैं। ठीक है? दोपहर में 2 बजे देख लिया करिए। ठीक है? दोपहर में 2 बजे हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाए। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैम मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हैं। थोड़ा थोड़ा करके नहीं है, आप लोग शाम को 7 बजे देखते हैं, 7 बजे भी आपकी क्लास होती है। उसमें हम आपको टॉपिक तो पढ़ाते ही हैं, साथ साथ आपके एमसीक्यूज भी करवा देते हैं। तो वो भी आपको शाम को 7 बजे पढ़ना है। ठीक है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? दूसरी बात, दोपहर में 2 बजे आपका ये क्लास हो जाती है। ठीक है? और दोपहर में 12 बजे भी आपकी वाईसीटी बुक हो जाती है। ठीक है? तो ये 2-3 क्लासें जो आपकी चल रही है ना, इनको आपको अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। और वाईसीटी बुक को आपको बार बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं और जैसे जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपका एग्जाम के लिए, आगे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है? चलिए तो हम लोग ज्यादा बात ना करते हुए सीधे हम लोग आते हैं संपूर्ण कला विद्यालय की तरफ। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो करेंगे जरूर, और लास्ट में कमेंट में बताना है। चलिए हम गायब हो जाते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक ही वीडियो में है। ठीक है? एक ही वीडियो में पूरा पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता पूर्व जितने भी आपके कला विद्यालय रहे हैं उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो बॉम्बे टाइम्स पूछा जाता है, बॉम्बे टाइम के संपादक कौन थे? तो बोइस्ट। कौन थे? बोइस्ट। इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इन्होंने क्या किया था कि कला की शिक्षा के लिए, कला की शिक्षा देने के लिए इन्होंने कई सारे विद्यालयों की स्थापना करवाई। ठीक है? कैसा क्या होता है, इनकी जो ये बॉम्बे टाइम्स था, इनके संपादक कौन हुए? बोइस्ट हो गए, ये याद रखना है। और इन्हीं के द्वारा प्रयास किया जाता है कि जैसे चित्रकला है, अभी देखिए आगे दिखाते हैं कि शिल्पों की शिक्षा देने के उद्देश्य से स्कूल ऑफ इंडस्ट्रीज की स्थापना होती है और इसी विचार को क्रियान्वित करने के फलस्वरूप कला विद्यालयों मतलब स्कूल ऑफ आर्ट्स की शुरुआत भी होती है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रयोजन किस लिए? चित्रकला, ड्राइंग, डिजाइन, मॉडलिंग, कास्ट कला, अलंकृत मृदभांड, धातु के पात्र, इन सभी चीजों पर प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना
की जाती है जो आपके कला विद्यालय थे। ठीक है, अब देखिए लेकिन क्या होता है, तीन विद्यालयों की स्थापना मुख्य रूप से स्टार्टिंग में होती है। कैसे, इसको देखिए। प्रयोग के तौर पर 3 कला विद्यालय मिलते हैं, मद्रास, चेन्नई का, ठीक है कोलकाता व मुंबई में, मतलब चेन्नई कोलकाता, वो मुंबई में खोले गए। ठीक है, बाद में लाहौर, लखनऊ और अन्य विद्यालयों ने देश में अपनी जगह बनाई। ठीक है, तो मद्रास, कोलकाता, मुंबई में पहले खोले जाते हैं 3, और फिर बाद में लाहौर, लखनऊ और अन्य विद्यालयों ने ये सब खोले थे। ठीक है, आगे चलेंगे। इन कला विद्यालयों में ब्रिटिश रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट द्वारा प्रचलित कला शैली के नियमों, जिसमें चित्रों में मानव शरीर रचना, दृष्टिक्रम, छाया प्रकाश योजना सम्मिलित। खैर इधर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, जहां से बनेगा हम वहां पे बताते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात विद्यार्थियों को भारतीय पद्धति में कला तथा शिल्प में प्रशिक्षण दिया जाने लगा और चित्रकला तथा मूर्तिकला के पाठ्यक्रमों में प्रकृति तथा मानव आकृति का यथार्थ स्वरूप से अध्ययन पर बल दिया गया। खैर ये चीज हमें नहीं पढ़नी है, जहां से क्वेश्चन बनेगा हम वहां पढ़ाते हैं। सबसे पहला आता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई। इसकी स्थापना कब होती है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1850 में। ठीक, भारत के सबसे प्राचीन कला महाविद्यालय की संज्ञा किसको दी जाती है, तो आपको याद रखना है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई को ही सबसे प्राचीन कला विद्यालय माना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1850 में डॉक्टर अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा। ठीक है, जो मद्रास रेजिमेंट में शल्य चिकित्सक थे, ये भी याद रखना, पूछा जाता है अलेक्जेंडर हंटर कौन थे, तो शल्य चिकित्सक के रूप में थे मद्रास रेजिमेंट में। ठीक है, इनके द्वारा प्राचीन कला महाविद्यालय चेन्नई की स्थापना होती है। ठीक है, एक निजी कला के रूप में होती है और सन 1952 में सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया और इसका नाम चेंज करके गवर्नमेंट स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट कर दिया था। ठीक, ये याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 1884 से लेकर 1892 ईस्वी तक कौन सा व्यक्ति है जो यहाँ पर काम करता है या फिर अधीक्षक के रूप में काम करता है, तो याद रखना है 1884 से 1892 के बीच में ईवी हैवल इस संस्था के अधीक्षक रहते हैं और वे यूरोपीय होते हुए भी प्राचीन भारतीय कला के प्रशंसक रहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। फिर बात करेंगे 1910 में। 1910 में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, दे दे कुछ भी। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम कला विद्यालय में नंदलाल बोस का कला शिक्षक के रूप में काम करना, कब की बात है ये, 1910 में नंदलाल बोस का। ठीक है, साथ में राजमुंद्री में दमशाला रामाराव का कार्य करना कला गतिविधि में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यही की बात हो रही है। आगे 1925 में बात करें, 1925 में रामाराव की मृत्यु के उपरांत उनके शागिर्द, मतलब उनके जो शिष्य थे वो व अन्य प्रसिद्ध कलाकार देवी प्रसाद राय चौधरी के अधीन कार्य करने लगते हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में कलात्मक गतिविधियां और बढ़ जाती हैं और सन 1928 में डीपी राय चौधरी ने मद्रास स्कूल में सह आचार्य का पद संभाला। कब की बात है ये, 1928 की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सन 1929 में यहीं पर प्रथम आचार्य बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। किसकी बात हो रही है, डीपी राय चौधरी की। कहाँ पर, ये आपके चेन्नई वाले में आर्ट कॉलेज में। ठीक है, 1929 में ये यही प्रथम भारतीय आचार्य के रूप में नियुक्त होते हैं। फिर क्या होता है, 1956 तक यहाँ पर काम किया। 1929 से लेकर 1956 तक इन्होंने यहाँ पर काम किया और इन्होंने मूर्ति शिल्पों को यथार्थ रूप से उकेरा, साथ ही बंगाल शैली के आदर्शों को न केवल अपनाया अपितु बंगाल शैली के पुनर्जागरण को भी प्रोत्साहन दिया और चौधरी ने पश्चिम के प्रभाववादी कलाकारों के विचारों को अपने शिष्यों के साथ में भी साझा किया था। आगे बात करेंगे, इसके बाद क्या होता है, केसीएस पडिक्कर की बात करते हैं। केसीएस पडिक्कर ने कला विद्यालय का कार्यभार संभाला और पडिक्कर उनके कुछ शिष्यों व कलाकारों ने मिलकर चोल मंडलम, इंपॉर्टेंट है चोल मंडलम, ये चेन्नई के पास कलाकारों का गांव है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है चोल मंडलम की। इसकी स्थापना भारत के 10 बड़े कला क्षणों में से एक थी। 10 बिगेस्ट आर्ट मूवमेंट इन इंडिया पूछा जाता है, किसके बारे में बोला गया है, चोल मंडलम की।
ठीक है। इसके पश्चात प्रमुख कलाकार जो यहाँ पर प्राचार्य पद पर रहे उनमें आर कृष्ण राव, एस धनपाल, के एस मुनुस्वामी, फिर हैं सांथाराज और फिर हैं एंथोनी डोस। ये सब इनमें शामिल थे जिन्होंने स्थापना की थी चोलमंडलम की। प्रमुख कलाकार जो यहाँ से स्नातक हुए हैं, डीपी राय चौधरी मूर्तिकार हैं, ठीक, ये याद रखना, साथ में लिखा है, इंपॉर्टेंट है। एस धनपाल ये भी मूर्तिकार हैं, ठीक है, मूर्तिकला के लिए। केसीएस पणिक्कर, फिर हैं के एम गोपाल जो कि चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से संबंधित हैं। फिर हैं संथानाराज, ये हैं चित्रकला और मूर्तिकला से। मुनुस्वामी चित्रकला से संबंधित हैं। सुरेंद्रनाथ चित्रकला से संबंधित हैं, जो कि यहाँ से संबंधित हैं, ठीक, ये याद रखना। अब देखो 19वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण के जिन कलाकारों ने पौराणिक विषयों एवं भारतीय जीवन से संबंधित दृश्यों को अपनी कूची से उकेरा, उनमें प्रमुख रूप से राजा रवि वर्मा और अलैगिरी नायडू ये आते हैं, ठीक। वर्तमान में यहाँ पर चित्रकला, मूर्तिकला, व्यावसायिक कला, विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक कला, सिरेमिक, टेक्सटाइल डिजाइन में बीएफए और चित्रकला, मूर्तिकला और ये विजुअल कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल डिजाइन और सिरेमिक में स्नातकोत्तर होता है, ठीक, ये याद रखना। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता की, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1854 की बात है, ठीक। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता भारत का सबसे पुराना कला विद्यालय है, ठीक है, जिसकी स्थापना 16 अगस्त 1854 को गारनहाटा चितपुर में एक निजी कला स्कूल के रूप में होती है, ठीक, ये याद रखना। और फिर है इस संस्था को खोलने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित औद्योगिक कला को सिखाना था। और 1876 से ये इंपॉर्टेंट लाइन, ईवी हैवल यहाँ पर प्राचार्य रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय कला के पुनरुत्थान का प्रथम प्रयास इनके द्वारा ही होता है और इन प्रयासों में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, श्री अरविंद और सिस्टर निवेदिता ने भी सहयोग किया। ये नाम भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 1854 के नवंबर माह में इस स्कूल को मुट्टीलाल सील के कोलकाता मकान में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर बढ़ेंगे आगे। सन 1859 ईस्वी में गैरिक वरिष्ठ अध्यापक की हैसियत से इस संस्था से जुड़े गैरिक का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। 29 जून 1854 को यह संस्था सरकार के अधीन हो जाती है और हेनरी होवर लोके जो हैं इस संस्था के प्राचार्य नियुक्त हो जाते हैं और इसी वर्ष इसका नाम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया जाता है। अब क्या होता है, लोके ने इस कला संस्था में शिक्षण के लिए एक विस्तृत पाठ्यक्रम की योजना भी बनाई जाती है। फिर 1880 में यह कला विद्यालय 166वां बाजार की गली में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है, ये नाम से कर दिया जाता है। आगे चलेंगे। 25 दिसंबर 1885 को हेनरी होवर लोके की मृत्यु के बाद शाउमबर्ग आते हैं यहाँ पर प्राचार्य बनके। कौन? शाउमबर्ग यहाँ पर प्राचार्य बन के आते हैं। जनवरी 1886 में सह आचार्य का नया पद यहाँ पर सृजित किया जाता है और इतालवी कलाकार गिलहोर्डी की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इतालवी कलाकार जो गिलहार्डी है इसको इस जगह पर नियुक्त कर दिया जाता है और 1892 में यह संस्था पुनः पहले वाली इमारत में लाई जाती है जो भारतीय संग्रहालय से सटा हुआ था। क्लियर? आगे। शाउमबर्ग की मृत्यु के बाद 6 जुलाई 1876 को नए आचार्य जोबिन्स अर्नेस्ट हैवल, जो ये ईवी हैवल है ना, जोबिन अर्नेस्ट ईवी हैवल ने प्राचार्य का पद संभाला, ठीक। 1876 से 1905 तक ये इस पद पर कार्यरत रहते हैं और इन्होंने भारतीय परंपरा से शिक्षा देने पर जोर दिया। इससे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट नामक शैली का उद्भव होता है और जोबिन्स अर्नेस्ट हैवल जो है इनके पश्चात में पर्सी ब्राउन यहाँ के प्राचार्य। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, क्रम लगा के पूछ लेगा कि किसके बाद कौन से थे, ठीक है, प्राचार्य। फिर क्या होता है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने 12 जनवरी 1909 के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में काम किया, ठीक। फिर क्या होता है, इनसे पद ले लिया और 1927 तक यहाँ पर काम किया। 1909 से 1927 तक किसने काम किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और शिक्षण पद्धति में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किया।
अवनींद्रनाथ टैगोर ने 15 अगस्त 1905 से 15 तक यहाँ पर सह आचार्य के रूप में काम किया और कला की भारतीय शैली पर कार्य किया, जिससे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का यहाँ पर जन्म होता है। और यही कार्यसूची कला भवन शांति निकेतन को भी आगे बढ़ाने में काम आती है। 11 जुलाई 1928 को मुकुल चंद्र डे ने प्राचार्य का पद संभाला। कब? 1928 में। किसने? मुकुल चंद्र डे ने। इंपॉर्टेंट है। फिर 1931 में इन्होंने त्रैमासिक पत्रिका आवर मैगजीन, इंपॉर्टेंट है, इसको प्रकाशित किया। ठीक, प्रकाशित किया, जिसमें कॉलेज में पढ़ने और पढ़ाने वाले शिक्षकों के कार्यों को प्रकाशित किया गया था। और 1943 तक मुकुल चंद्र डे यहाँ पर प्राचार्य के रूप में रहे और 1 अगस्त 1956 को चिंतामणि कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने आचार्य का पद ग्रहण किया। और फिर क्या होता है? 1970 तक काम किया। इन्होंने अपनी कृतियों में आधुनिक और पारंपरिक रूपकारों का सम्मिश्रण किया। इससे इनके मूर्ति शिल्पों में आकृति मूलक तथा अमूर्त दोनों रूपकारों का सम्मिश्रण देखा जाता है, मूर्ति शिल्पों का और आकृति मूलक अमूर्त दोनों का। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ के प्रसिद्ध छात्रों में नंदलाल बोस, यामिनी राय, अतुल बोस, डीपी राय चौधरी, गोपाल घोष, चिंतामणि कर, सोमनाथ होर, हरेन दास, गणेश पाइन, जोगिन चौधरी, सुदीप रॉय, अशोक भौमिक, पुलक विश्वास, समीर मंडल, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लिखी है, हर चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको हर चीज समझ में आ रही होगी और यहाँ से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको इस एक वीडियो से। ठीक है, चलिए, यह भारत का सबसे पुराना व प्रमुख कला संस्थान है। यहाँ 4 वर्ष का BFA, 2 वर्ष का MFA और इंडियन पेंटिंग, ग्राफिक, टेक्सटाइल डिजाइन, सिरेमिक आर्ट, पोएट्री, डिजाइन, वुड और लेदर में 2005 से फाइन आर्ट में PhD भी यहाँ पर होने लगा है। तो ये सब चीजें यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ के छात्रों में कौन कौन रहे हैं या किसने यहाँ पर कला से शिक्षा ली है। अब सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्थापना की बात करते हैं तो 1857 में इसकी स्थापना होती है। अब बात करते हैं मुंबई का सबसे पुराना कला संस्थान कौन सा? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट है। 2 मार्च 1857 को विलियम जेरी के द्वारा चित्रकला की प्रथम कक्षा एल्फिंस्टोन संस्थान में प्रारंभ होती है। ठीक, और इस स्कूल का नाम जामतेदसी जीजी बॉय, जो एक व्यापारी थे और जनहितैषी थे, इनके नाम पर रखा जाता है। ठीक है, इन्होंने इस संस्था के लिए 1 लाख रुपए दान भी दिए थे। इसके संचालन के प्रबंधन के लिए एक समिति आई थी जिसकी अगुवाई मुंबई के मुख्य न्यायाधीश करते थे। और 1865 में जॉन ग्रिफिथ्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जॉन ग्रिफिथ्स लाइन इंपॉर्टेंट है, इस कला संस्था के प्रथम आचार्य नियुक्त होते हैं। और अजंता जो गुफा मंदिर है, इसके भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां उतारने के कारण ये कला जगत में चर्चित और प्रसिद्ध हुए थे जॉन ग्रिफिथ्स। और यह परियोजना 1872 से 1891 तक संचालित रहती है। स्कूल के शिष्यों का पूर्ण सहयोग भी मिलता है। ठीक है, आगे सन 1866 में भारत सरकार ने इसका प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और इसी वर्ष सन 1866 में, बहुत इंपॉर्टेंट, जॉन लॉकवुड किपलिंग जो 1865 में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे यहाँ। ठीक है, इन्होंने संस्था में 3 विभाग, बहुत इंपॉर्टेंट 3 विभाग, कारखाने खोले, सजावटी चित्रकला, मॉडलिंग, सजावटी लोहे का काम, ये सब चीजें करवाई इन्होंने। और किपलिंग को इस संस्था का डीन बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, सन 1878 को संस्था खुद की इमारत में स्थानांतरित हो गई जहां यह वर्तमान में है। और इस इमारत का स्थापत्यकार कौन है? इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज टिविगी मोलेसी। कौन है? जॉर्ज टिविगी मोलेसी है, इन्होंने डिजाइन किया, जो नियो गोथिक स्थापत्य पर आधारित है। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं। सन 1879 में चित्रकला अनुदेश, ड्राइंग इंस्ट्रक्शन विषय और सन 1893 में ड्राइंग अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम की ये शुरुआत होती है 1893 में। ठीक है, लॉर्ड रियल आर्ट की बात करें, लॉर्ड रिए आर्ट कार्यशाला भी यहाँ पर स्थापित की गई, जो वर्तमान में आर्ट एंड क्राफ्ट विभाग है। ठीक है, सन 1908 में
कला संस्था के पाठ्यक्रम को बढ़ाया जाता है जिससे आर्किटेक्ट को समायोजित किया जा सके। सन 1930 में व्यवसायिक कला के पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। फिर है सन 1919 से 35 तक कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलोमन, यहाँ पर प्राचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्राचार्य पद पर कौन? ग्लैडस्टोन सोलोमन, ठीक। इन्होंने स्कूल में समकालीन कला के विकास पर जोर दिया और पारंपरिक भारतीय कला के प्रशंसक के रूप में भी काम किया। आगे चलते हैं। सन 1936 में चार्ल्स जेरार्ड, इंपॉर्टेंट लाइन है, लगा लो। सन 1936 में चार्ल्स जेरार्ड यीसर्जी स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक बनते हैं और इन्होंने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में आधुनिक अवधारणा की शुरुआत की। इससे कलाकार पश्चिमी कला से प्रभावित हुए और इन्होंने अपने विद्यार्थियों और अध्यापकों को रंग तथा टेक्सचर के प्रभावों से संबंधित आधुनिक टेक्निक और चित्रमय डिजाइन से परिचित करवाया। इससे कलाकारों को अपने कार्य करने में नई दिशा भी मिलती है। राष्ट्रीय उत्साह एवं जोश तो तब जब प्रज्वलित हुआ जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद एफएन सूजा, लाइन इंपॉर्टेंट है, लगाओ एकदम इंपॉर्टेंट, एफएन सूजा ने 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मतलब पीएजी की स्थापना की। प्रोग्रेसिव कलाकारों ने भारतीय विषयों और उत्तर प्रभाववादी रंगों, क्यूबिस्ट आकारों, अभिव्यंजनावादी शैली को मिलाकर काम किया, ठीक। आगे, इस प्रकार जेजे स्कूल में जॉन ग्रिफिथ्स के समय चित्रकला, लॉक वुडलिंग क्रिपलिंग के समय मूर्तिकला और माइकल हिगिंस के समय धातु कार्य और जॉर्ज क्लॉर्क की पॉटरी डिजाइन की कार्यशाला नवाचार के केंद्र बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो एक सेंटेंस में दे दिया है ना इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले मिलेगा जरूर यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई, ठीक है। कला स्कूल का पाठ्यक्रम साउथ कैंस्टन में स्कूल ऑफ डिजाइन पर आधारित था। इसका पाठ्यक्रम किस पर आधारित था? साउथ कैंस्टन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रकृतिवाद विषयों को पढ़ाने पर जोर दिया गया और स्टिल लाइफ, व्यक्ति चित्र, संयोजन आदि भी पढ़ाए गए। 1940 के अंत में प्रतिभावान कलाकारों की बढ़ोतरी होती है जिनमें वीसी गायतोंडे, बहुत इंपॉर्टेंट है, के हैबर, जहांगीर साबावाला, तैयब मेहता, अकबर पदमसी, जतिन दास, मनु पारे, ये सब मिलते हैं। 1948 में एफएन सूजा और एसएच राजा भी पूर्व छात्र के रूप में देखने को मिले। अब देखो, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसकी भी स्थापना 1857 में होती है और 1857 में मदरसा ए हुनरी नाम से, किस नाम से? मदरसा ए हुनरी नाम से होती है। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने इस कला विद्यालय की शुरुआत स्थानीय सिटी पैलेस के बादल महल में की थी। कहां पर? बादल महल में, ठीक। फिर है सीएस वैलेंटाइन, इस विद्यालय के प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए। कौन? वैलेंटाइन, इंपॉर्टेंट है। और देश के अन्य विद्यालयों की तरह मद्रास, मुंबई, लाहौर, यहाँ पर भी यूरोपीय शिक्षा पद्धति पर कला की शिक्षा दी गई थी और 1923 में असित कुमार हलदार ने 1 वर्ष यहाँ पर प्राचार्य के रूप में भी काम किया। क्लियर? आगे चलते हैं। सन 1938 ईस्वी की विवरणिका के अनुसार कला विद्यालय में मीनाकारी, जड़ाई, सोने चांदी के गहनों का निर्माण, मेटल पॉलिश, पॉटरी, आयरन व लकड़ी का काम सिखाया जाता था। फिर क्या है? 1866 में इसे किशनपोल बाजार स्थित इमारत में स्थानांतरित कर दिया जाता है और 1945 से 66 तक पद्मश्री रामगोपाल विजय वर्गीय यहाँ पर प्राचार्य रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपके एग्जाम के लिए बहुत बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट है, ठीक है, याद रखना। आगे चलेंगे। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम से प्रचलित यह कला विद्यालय वर्तमान में शिक्षा संकुल की एक इमारत में चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवसायिक कला के पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध यहाँ के छात्र छात्राएं बीबीए, एमबीए की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। 1 सेकेंड रुकेंगे। चलिए,
बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर की बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक। चलो, आर्ट एंड क्राफ्ट के आंदोलन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ खोले गए 2 महाविद्यालयों में से एक विद्यालय यह था जो भारत में ब्रिटिश क्राउन द्वारा सृजित किया गया था, और यहाँ स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्पियों, डिजाइनरों, कलाकारों को प्रशिक्षित किया जाता था। संचालित पाठ्यक्रम में काष्ठ शिल्प, वास्तुशिल्प, ढलाई और अभियांत्रिकी देखने को यहाँ पर मिलता है। आगे चलते हैं। यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना कब होती है? 1875 में। और सन 1875 में ही ब्रिटिश वॉइस लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी जाती है। उन्हीं के सम्मान में इस स्कूल का नाम मेयो स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट रख दिया जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। इस स्कूल के प्रथम प्राचार्य कौन थे? जॉन लॉकवुड किपलिंग थे। इसी वर्ष पास की इमारत में खोले गए लाहौर संग्रहालय के भी वो क्यूरेटर के रूप में नियुक्त होते हैं। किपलिंग ने स्कूल में ललित कला का पाठ्यक्रम यूरोपीय शैक्षणिक मानक के अनुसार रखा था, जहां विद्यार्थियों को तेल रंग से यथार्थ शैली में चित्रण करना सिखाया गया था, ठीक है। और किपलिंग जो है ये सन 1890 तक यहाँ पर काम करते हैं। इसके बाद में 1897 में WHF एंड्रूज, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर प्राचार्य, किसकी बात है? एंड्रूज की बात हो रही है। और 1903 से 1913 तक भाई राम सिंह, और 1913 से 19 तक लियोनेल हीथ यहाँ पर प्राचार्य होते हैं। पूछा जा सकता है इनमें से कौन मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट का प्राचार्य था या नहीं था, ऐसे करके नाम दे सकता है, ठीक है। इनके सेवानिवृत्त होने पर 1929 से 42 तक SN गुप्ता, और स्वतंत्रता पूर्व 1942 से 47 तक मियां मोहम्मद हुसैन यहाँ पर प्राचार्य के रूप में रहते हैं। ये लाइन जो है पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। समरेंद्रनाथ गुप्ता की बात करें तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कोलकाता से शिक्षा प्राप्त की, और यह प्रथम समूह के उन लोगों में से थे जिन्होंने टैगोर का अनुगमन किया और उनकी विचारधारा और सिद्धांत को अपनाया, और बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार किया, जिसके फलस्वरूप लाहौर के कुछ कलाकारों के कार्यों पर बंगाल स्कूल का प्रभाव मिला, विचारधारा और सिद्धांत का मिला। प्राचार्य की जिम्मेदारियों के साथ साथ इनको अन्य काम भी सौंपे जाते हैं, जैसे लाहौर में कला प्रदर्शनियों का आयोजन करना, अन्य कलात्मक गतिविधियां करना। और सन 1929 में BC सान्याल, बहुत इंपॉर्टेंट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन स्थल पर लाला लाजपत राय की मूर्ति बनाने लाहौर आ जाते हैं, ठीक, याद रखना। और मेयो स्कूल में इन्होंने 1929 से 36 के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन चल रही है इधर पे, ध्यान देना, 1929 से 36 तक यहाँ पर कला शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी, और BC सान्याल ने उप प्राचार्य के रूप में भी यहाँ पर काम किया। इस प्रकार सान्याल के लाहौर आगमन के बाद करीब 2 दशकों तक, मतलब 20 साल तक लाहौर कलात्मक गतिविधियों का केंद्र रहा है। और कुछ वर्षों पश्चात विवाद होने के कारण इन्होंने यह पद का त्याग कर दिया, और लाहौर शहर छोड़ने की बजाय इन्होंने अपना कला शिक्षण संस्थान खोलने का निश्चय किया कि हम खुद का खोल लेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है? 1936 में लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट नाम से फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में किराए पर जगह लेकर इस कला संस्थान की नींव डाली। यहाँ पर कला विद्यार्थियों को कला शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, बल्कि यहीं पर अपना एक स्वतंत्र स्टूडियो भी स्थापित किया, और सान्याल स्टूडियो नाम से इसको चलाया इन्होंने। कुछ वर्षों तक यह चलता रहा बहुत अच्छे से, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1947 में सान्याल को पुनः भारत लौटना पड़ा, और सान्याल स्टूडियो में अपनी कला यात्रा शुरू करने वाले कलाकारों में अमरनाथ सहगल, कौन कौन थे? अमरनाथ सहगल, रत्ना फाबरी, कृष्णा खन्ना, दमयंती चावला, जुबेदा आगा, ये सब थे। सर जे स्कूल से स्नातक कर चुके कलाकारों में हरकिशन लाल भगत, प्राणनाथ मागो, धनराज भगत, इन्होंने भी सान्याल के सहयोगी के रूप में अपनी भागीदारी निभाई थी, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट लिखी है।
सान्याल के बाद मेयो स्कूल में नए प्राचार्य के रूप में एस एल पाराशर आते हैं नियुक्त होकर, जिन्होंने नियमित कला शिक्षा तो नहीं ली थी, लेकिन मैसूर के कलाकार अजीत से कला निर्देशन प्राप्त किया था। बाद में जे स्कूल मुंबई से कला में लघु पाठ्यक्रम का कोर्स किया और कला में रुचि ने उन्हें अग्रणी कलाकार के रूप में प्रसिद्धि भी दिला दी। मोहम्मद हुसैन और जीएन मलिक भी मेयो स्कूल के प्राचार्य रहे। सन 1947 में देश विभाजन के पश्चात हिंदू और सिख शिक्षकों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है और स्वतंत्रता पूर्व मेयो स्कूल में निम्न छात्रों ने मतलब कि बहुत सारी विधाओं के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की। मियां अब्दुल रहमान इजाज ने 1900 में चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। मोहम्मद लतीफ चुगताई ने चित्रकला में डिप्लोमा प्राप्त किया। समरेंद्रनाथ गुप्त के प्राचार्य पद के दौरान प्रशिक्षित हुए मोहम्मद हुसैन कादरी भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की। खादिम हुसैन ने भी 1921 में डिप्लोमा लिया। मीर बख्श भी यहाँ से शिक्षित हुए, ठीक है, और फिर यहीं पर सह आचार्य के रूप में काम किया। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आप लोगों को ये फैक्ट जो मिल रहे हैं ना, सारे के सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। नियाज अली शाह बुखारी, एक सेकेंड, हाँ, नियाज अली शाह बुखारी ने 1944 में डिप्लोमा प्राप्त किया और यहीं व्यावसायिक कला में शिक्षक हुए। और मोहम्मद हुसैन कादरी ने 1915 में आलेखन में डिप्लोमा लिया और 1942 से 47 तक प्राचार्य के रूप में काम किया। सतीश गुजराल ने भी 1939 में यहाँ व्यावसायिक कला में दाखिला लिया, किंतु पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पद्धति से असंतुष्ट हुए और इसलिए पढ़ाई और कॉलेज बीच में ही इन्होंने छोड़ दिया, सतीश गुजराल ने। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब बात आती है तिरुवनंतपुरम वाले कॉलेज की, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं तिरुवनंतपुरम में। और देखो, क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है और लास्ट में एक बार कमेंट करके जरूर बताना है आपको कि क्लास कैसी लगी, ठीक है, क्योंकि एकदम बिल्कुल से टू द फैक्ट हम लेकर आ रहे हैं एग्जाम के टाइम पे, जो आपको बिल्कुल से पढ़ना ही पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। इतना पढ़ के जाओ, देखना एग्जाम में जब लौट के आना तो फिर ये वीडियो तो आपकी पड़ी ही रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे लौट के आना है एग्जाम के बाद कि मैम हमको इस वीडियो से बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, बस आपको ये बताना है फिर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे तिरुवनंतपुरम की। तो इस कॉलेज की स्थापना 1888 में मूलम तिरुनल सर रामा वर्मा, जो त्रावणकोर राज्य के महाराजा थे, इनके द्वारा होती है। पूर्व में यह संस्था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट त्रावणकोर के नाम से रखी जाती है, लेकिन सन 1887-88 में M.K. नारायणा अय्यर आते हैं। इसको मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट भेजा गया, जहां इन्होंने स्कूल की कार्यशैली का अध्ययन किया और अगले वर्ष मद्रास से लौटे, ठीक है। त्रिवेंद्रम में नए स्कूल ऑफ आर्ट की बागडोर इन्हें सौंप दी जाती है और प्रथम अधीक्षक भी बना दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। सन 1920 से 30 के बीच में क्या होता है, माधवन यूनिथान आते हैं, इनको संस्था का प्रमुख बनाया जाता है। फिर 1940 में टी.एस. शेषाद्री, इनको अधीक्षक नामित कर दिया जाता है। ऐसी ये कहानी होती है। फिर टी.एस. शेषाद्री की बात आती है और रामास्वामी अय्यर, इन्होंने त्रावणकोर के राजमहल में काम किया। वे तेल चित्रण और व्यक्ति चित्रण बनाने में सिद्धहस्त थे। इन दोनों की बात हो रही है। प्रारंभ में संस्था में चित्रकला पाठ्यक्रम के साथ हैंडीक्राफ्ट के विषय जैसे पॉटरी है, आइवरी का काम है, धातुकर्मी का काम है, इसके काम का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। 2 वर्ष का जूनियर और 2 वर्ष का सीनियर पाठ्यक्रम संचालित होता था। सन 1957 में सबसे पहले निर्वाचित केरल राज्य सरकार ने इसे डॉक्टरेट की, किसकी, डॉक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1957 की बात है। और 1960 में C.K. रामकृष्णन नैयर अधीक्षक यहाँ पर बना दिए गए। फिर क्या होता है आगे, फिर होता यह है कि सन 1975 में कला संस्था को उन्नयन कर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट कर दिया जाता है
और 2001 में केरल विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसे ले लिया जाता है। वर्तमान में चित्रकला, मूर्तिकला और व्यवहारिक कला के पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित होते हैं। और ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, के हैबर, एनएस बेंद्रे और गुलाम मोहम्मद शेख, इन सभी ने इस संस्था को विकसित करने में अपना सहयोग दिया है। तो पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किससे मिलता है, तो तिरुवनंतपुरम केरल से संबंधित। ठीक है, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जिसकी स्थापना 1892 में होती है। अब यहाँ पर कैसा क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक और आता है, फिर इसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्थापना होती है 1892 में। इसकी स्थापना स्कूल ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन के नाम से 1 नवंबर 1892 को विंगफील्ड मंजिल नामक इमारत में होती है और बाद में यह अमीनाबाद में और फिर बाद में बांस मंडी में स्थानांतरित हो जाता है। सन 1911 में इस कॉलेज के पहले प्राचार्य नेथेनियल हर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसी वर्ष कॉलेज में आर्ट एंड क्राफ्ट संग्रहालय भी खोला जाता है। सन 1917 में संस्था का नाम बदलकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कर दिया जाता है और ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत होने के फलस्वरूप नेथेनियल हर्ड ने पश्चिमी यथार्थवाद को ज्यादा महत्व दिया। विभिन्न कलाओं, डिजाइन के तरीके और क्राफ्ट के पाठ्यक्रमों को पश्चिमी पाठ्यक्रमों के नमूनों से लिया गया। ठीक, आगे सन 1925 में, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लो स्टार बिल्कुल से, 1925 में असित कुमार हलदार पहले हिंदू या फिर कह दीजिए प्रथम भारतीय प्राचार्य के रूप में नियुक्त हुए। इन्होंने कला शिक्षण पद्धति में बदलाव किया। इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग को यहाँ के पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। सन 1963 में इस कला संस्था में ग्राफिक विषय का भी शुरुआत होती है। हलदार के साथ LM सेन और V सेन ने इस कला संस्था में अनेक वर्षों तक छात्र छात्राओं को शिक्षित किया। सेन बंधुओं के विशिष्ट शैली में बने भूदृश्य सभी के लिए प्रेरणास्पद और प्रशंसनीय रहे हैं। खैर ये सब बातें हैं। 1956 में सुधीर रंजन खासी, बहुत इंपॉर्टेंट। 1968 में रणवीर सिंह बिष्ट यहाँ प्राचार्य रहे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। RS बिष्ट, AS पवार, VN आर्या, NN महापात्र, मोहम्मद हनीफ, UN वर्मा आदि कलाकारों ने इस स्कूल के शैक्षणिक सुधार में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखो बात करते हैं शांति निकेतन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, स्थापना होती है 1921 में। अब क्या है कि शांति निकेतन स्कूल का संदर्भ इस छोटे समूह के कलाकारों से है जो शांति निकेतन में सक्रिय थे। एक छोटा विश्वविद्यालय शहर या कस्बा जो कोलकाता के उत्तर में 1921 से 1950 तक था। इसमें सबसे प्रख्यात कलाकारों में रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट, 1861 से 1941 का इनका टाइम पीरियड रहता है। जन्म मृत्यु नंदलाल बोस का 1882 से 1966, विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 में जन्मे, 80 में मृत्यु, राम किंकर बैज 1906 में जन्म, 1980 में मृत्यु। यह संस्थान जो है स्वतंत्रता से पूर्व का सबसे उपयोगी आधुनिकतावादी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है शांति निकेतन का, ठीक है, ये याद रखना। सन 1862 में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने एक आश्रम की स्थापना भी की थी जहां किसी भी जाति व धर्म का मानव अपना समय एक परमात्मा के ध्यान में मनन करने में लगा सकता था। आने वाले वर्षों में उनके पुत्र भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को भी इस जगह शांति मिली और सन 1901 में रविन्द्रनाथ ने ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना की थी जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति पर आधारित था। वर्तमान में यहाँ पाथा भवन के नाम से जाना जाता है स्कूल जो बच्चों के लिए है। और सन 1921 में इन्होंने संसार प्रसिद्ध विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी 1921 में, जिससे अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा सीखने और अन्वेषण हो पाए। यहाँ इस नए प्रयोग के लिए टैगोर ने कलाकार नंदलाल बोस को बुलाया और उन्हें कला भवन के प्राचार्य का पद सौंप दिया गया। जल्द ही शांति निकेतन कलाकारों के लिए घर बन गया और विनोद बिहारी मुखर्जी, KG सुब्रमण्यम, सत्यजीत रॉय और कई सारे अन्य कलाकार भी यहाँ से जुड़ते हैं।
नंदलाल बोस ने अपने शिष्यों को हरिपुरा कांग्रेस परियोजना के लिए और उसके बाद भारत के संविधान के लिए दृष्टांत कार्य करने के लिए यहाँ से जोड़ा। फिर है 1920 के दशक में कला भवन बहुआस सॉरी बाहौस बहौस की बात हो रही है 1920 में, ठीक है। बाहौस स्कूल से साम्यता रखता था, जहां निरंतर कलाकारों और शिल्पकारों का अध्ययन अध्यापन हेतु आदान प्रदान होता था। और सन 1934 में बहुत इंपॉर्टेंट, नंदलाल बोस, सुरेंद्र नाथ कर और रामकिंकर बैज ने काला घर, जिसे हम काली बाड़ी बोलते हैं, इसकी योजना तैयार की। मिट्टी और कोयला से बनाई गई उभारदार आकृतियों में हड़प्पा का सांड, मिस्र, अजंता और बंगाली लोक कला को प्रतीक स्वरूप यहाँ पर उभारा। और यहीं पर विनोद बिहारी मुखर्जी का सन 1946 में बनाया मध्यकालीन साधु के जीवन का भित्ति चित्र भी उल्लेखनीय मिलता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है सन 1938 से 39 में स्वतंत्रता से पूर्व शांति निकेतन आधुनिक कला का यह महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। और सन 2011 में केजी सुब्रमण्यम ने काला सफेद भित्ति चित्रकला भवन के चित्रकला विभाग की इमारत के सामने वाली दीवार पर उकारा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वर्तमान में यहाँ अध्यापन की 5 धाराएं हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, इतिहास, कला इतिहास और डिजाइन में डिग्री व डिप्लोमा का शोध भी यहाँ मिलता है, ठीक है। और कला भवन के प्रथम पुस्तकालय एवं नंदन संग्रहालय यही है। अब देखते हैं डीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देवलालीकर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है इसमें, देवलालीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट जो कि कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में, स्थापित होता है 1927 में। मध्य प्रदेश के इंदौर राज्य में दामोदर दत्तात्रेय देवलालीकर ने एक संस्था को निजी कला शिक्षण केंद्र की तरह 1927 में स्थापित किया। बाद में महाराजा होलकर ने इस इमारत को देवलालीकर को समर्पित कर दी ताकि वे इस कला संस्था को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। और देवलालीकर क्योंकि सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के भूतपूर्व छात्र थे, वह कला में यहीं से प्रशिक्षण लिया था, अतः उनका प्रभाव भी इस शिक्षण पर पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी शिक्षा पूछी जाती है, लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके सानिध्य में श्री NS बेंद्रे और JP जोशी इंपॉर्टेंट है, ने भी कला शिक्षण ग्रहण किया। MF हुसैन भी देवलालीकर, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, देवलालीकर के तहत प्रशिक्षण लिया था, ठीक है। वर्तमान में यह महाविद्यालय में चित्रकला में BFA MFA ये सब चीजें संचालित होती हैं। अब आते हैं वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना के बारे में देखते हैं। कब होती है, 1937 में। वनस्थली विद्यापीठ का चित्रकला विभाग, विजुअल आर्ट विभाग उतना ही पुराना है जितना कि वनस्थली विद्यापीठ है। प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, इन्होंने 1937 में ड्राइंग या चित्रकला विषय की शुरुआत एक छात्रा से की थी। 1943 में BA पाठ्यक्रम और 1953 से चित्रकला के उपविषयों के जो डिप्लोमा कोर्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। विद्यापीठ भारतवर्ष, एक सेकेंड, चलिए, विद्यापीठ भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां आराइश पद्धति यानी जयपुर फ्रेस्को और इटालियन टेक्निक का ग्रीष्मावकाश में प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका संचालन कौन, प्रोफेसर देवकीनंदन शर्मा के इनके सानिध्य में होता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देश विदेश से अनेकों प्रशिक्षु यहाँ पर इस विद्या में प्रशिक्षित हो चुके हैं। विद्यापीठ के प्रांगण में ख्याति प्राप्त कलाकारों के सुंदर भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या है। बाल मंदिर में श्री PN चोयल और उनके सुपुत्र शैल चोयल के, सरस्वती मंदिर में श्री गोवर्धन लाल जोशी बाबा जिसे कहते हैं, ठीक है। दिनेश शाह कला मंदिर में शैलेंद्र नाट्य, विनोद बिहारी मुखर्जी एवं कलाविद श्री देवकीनंदन शर्मा है। इनके अतिरिक्त श्री ज्योति भट्ट, विकास भट्टाचार्य जी, NS बेंद्रे, इनके द्वारा भी भित्ति चित्र बने हुए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। वर्तमान में यहाँ पर BA MA MPhil PhD
ये सब चल रहे हैं। और 25 अक्टूबर 1983 को विद्यापीठ को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट, लगा लो स्टार, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। आगे कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली की बात करते हैं। स्थापना कब होती है? 1942 में होती है। सन 1942 में कला विभाग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, इसमें विजुअल आर्ट में उच्च प्रशिक्षण देने के लिए खोला जाता है। पूर्व में यह सेंट स्टीफन के प्राचीन भवन के पुस्तकालय में संचालित था। बाद में बिरला पैवेलियन तथा प्रोमिला कॉलेज में स्थानांतरित होते हुए वर्तमान भवन, जो तिलक मार्ग, भगवान दास गली, मंडी हाउस, नई दिल्ली में स्थापित है, इसमें संचालित होता है। दिल्ली पॉलिटेक्निक से अलग करने के पश्चात 1964 में इसे स्वतंत्र संस्थान का दर्जा दे दिया जाता है और सन 1972 में यह दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जाता है। फिर दिया है समरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, बीसी सान्याल, विश्वनाथ मुखर्जी, ओपी शर्मा आदि ने जब ये संस्थान शुरू किया था, तब इसे, मतलब संस्थान शुरू हुआ तब से इसे पाला पोषा है इन्होंने। वर्तमान में यहाँ 4 वर्षीय BFA और ये सब चीजें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर दिया है व्यवहारिक स्टूडियो के कार्य पर जोर है और निर्धारित सिद्धांत विषय की पढ़ाई भी चल रही है। ये सब चीजें यहाँ से जो संबंधित हैं वो कौन कौन है? शेखर गुरेरा है, गुरेंद्र ओशन है, गोगी सरोजपाल बहुत पूछा जाता है, रामेश्वर ब्रूटा है, अंबा सान्याल, DB सेठ, मीरा मुखर्जी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब यहाँ से छात्र के रूप में निकले हैं। वर्तमान में प्रोफेसर BC चौहान कॉलेज के आचार्य हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आपके स्कूल थे वो हमने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, एक साथ हमने पूरे स्कूल यहाँ पर आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप लोग बोलेंगे तो इसकी हम PDF भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे बाद में। ठीक है, एग्जाम के ही टाइम पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग पहले पढ़ लीजिए इसको, पहले आप लोग 2-3 बार इसको वीडियो को सुन डालिए। ठीक है, फिर 8-10 दिन बाद हम इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो, नहीं तो आप लोग इसको 2-3 बार सुनते सुनते ही याद होगा, खुद से पढ़ेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है कि अब हम आपको धीरे धीरे कलाकारों को देते जाएंगे, एक एक वीडियो आपको कलाकारों पर बना बना कर देते जाएंगे, जिससे कि आपके जितने भी कलाकार हैं वो सारे के सारे कलाकार आपके कंप्लीट होते जाएं। ठीक है, तो कल आप लोग रेडी रहिएगा राजा रवि वर्मा को पढ़ने के लिए। ठीक, बताइए क्लास कैसी लगी? देखिए थोड़ा सा बोरिंग लगती है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत अथाह, कहते हैं ना कि अथाह संसार है ये इसका टॉपिक। ठीक है, थ्योरी, और थोड़ा बहुत तो आपको एग्जाम का टाइम है इसलिए थोड़ा सा जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाओ। ठीक है, बाकी आपको खुद से पढ़ना है, आप पढ़ो, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उसको जरूर पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि जितना भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और एक चीज और, आगे हम कलाकारों को लेकर आएंगे, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे राजा रवि वर्मा से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो रेडी रहिएगा आगे आप लोग राजा रवि वर्मा को पढ़ने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और शाम को 7 बजे वाली क्लास आपको छोड़नी नहीं है धोखे से भी। ठीक, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।